देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कंपैरिजन ऑफ रिएक्टर्स, साइज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टर्स, ठीक है। वो पार्ट था आपका होमोजीनियस रिएक्शन का। पूरी सीआरई आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज योर होमोजीनियस एंड सेकंड इज योर हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में स्टार्टिंग के 3 यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में आपका होमोजीनियस है और सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में आपका हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस क्या है? क्या है हेट्रोजीनियस? व्हाट इज हेट्रोजीनियस? कल भी बताया था, आप नहीं थे। हेट्रोजीनियस क्या है? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। जब रिएक्शन, देखो एक रिएक्शन में होने के लिए 3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट है आपके पास ए, क्या दे रहा है? प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो आपके पास एक तो रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट है, और एक आपके पास प्रोडक्ट है, और तीसरी भी कोई चीज़ हो सकती है ना, क्या? और कुछ हो सकता है? कैटलिस्ट, ठीक है। अगर जरूरी नहीं है रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही हो, ठीक है। तो तीसरा क्या हुआ? कैटलिस्ट। वन इज रिएक्टेंट, सेकेंड इज प्रोडक्ट, थर्ड इज कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस रिएक्शंस क्या है? अगर आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों एक ही फेस में है, क्या है? एक ही फेस में है। मतलब फेस मतलब गैस, लिक्विड या सॉलिड। फेसेस क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगर ये तीनों रिएक्शन के 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, रिएक्शन के 3 कंपोनेंट्स आपके या तो सॉलिड में हो, या फिर लिक्विड में हो, या फिर गैस में हो, किसी एक फेस में हो, तो रिएक्शन क्या होगी? होमोजीनियस। अगर यही तीनों चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस में हो तो हेट्रोजीनियस। जैसे आपकी रिएक्शन तो हो रही है गैस फेस में, ए है आपका गैस, प्रोडक्ट है आपका गैस, पर कैटलिस्ट हो गया आपका सॉलिड, तो क्या हो जाएगी? हेट्रोजीनियस, ठीक है। या आपका ए है गैस या लिक्विड है, प्रोडक्ट बनना है गैस फॉर्म में, क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। डिफरेंट हो गए ना फेस। जहाँ आपके 3 फेस है हमारे टोटल, ठीक है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। अगर एक फेस से ज़्यादा में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी? हेट्रोजीनियस, अदरवाइज होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो होमोजीनियस होता है उसकी स्टडी करना बहुत इजी होता है। अभी तक हम स्टडी कर रहे थे होमोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में क्यों कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं? कोई बताएगा क्यों आते होंगे? हेट्रोजीनियस क्योंकि उनमें मैम मटेरियल होते हैं मैम डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनसे मैम अलग ही वो प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे गैस और लिक्विड, तो हमें भी अदर हो गए। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज आपके पास गैस है, तो ये गैस है, यहाँ गैस है, एयर है ना, आपको दिख नहीं रही है वो बात अलग है, पर एवरीवेयर इज फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स आइदर लिक्विड और गैस,
ठीक है, तो गैस है यहाँ पे, तो गैस यहाँ पे आपको पता भी नहीं चल रही है, मिक्स हो रही है, बाहर से धूल आई वो मिक्स हो गई थोड़ी देर बाद, ठीक है, समझ आ रहे हो, पार्टिकल बाहर है वो बैठ जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी नीचे। तो क्या हो रहा है, गैस फॉर्म में और गैस अगर दोनों हैं तो रिएक्शन ईजिली हो गई। बट अगर सॉलिड और गैस है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपका एग्जांपल बर्निंग ऑफ कार्बन पार्टिकल इन एयर, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया बर्निंग ऑफ कार्बन पार्टिकल इन एयर, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, कार्बन पार्टिकल, सॉलिड होगा, सॉलिड हुआ, इन एयर, यहाँ से एयर आई, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, 79% नाइट्रोजन और 0.1% समथिंग आर्गन, हीलियम और ये सब होती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की तो नहीं होती, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम ऑक्सीजन दिखाते हैं इसमें। तो ऑक्सीजन आएगी, ये आएगी, फिर यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी, फिर रिएक्शन होगा, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ इसने इंटरेक्ट किया, उसकी लेयर पे इंटरेक्ट किया, इसकी स्टडी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती हैं। समझ आ रहा है क्या, क्या बताऊँ मैम? जैसे मतलब किसी भी पार्टिकल पर जो ऑक्सीजन की, मैम वो जो ऑक्सीजन जो अट्रैक्ट करती है उसकी सरफेस एरिया पर, तो अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरी CO नहीं बन रही है, इग्नोर कर दूं CO, क्योंकि देखो क्या होता है, जब कार्बन जलता है तो या तो CO बनता है या CO2 बनता है। जो कंप्लीट कंबंशन होता है, मतलब अच्छी तरीके से जलता है, तब वो CO2 बनाता है। जब थोड़ा सा अनबर्न रह जाता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं जलता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, दैट इज योर CO, ठीक है। तो अभी मैं इग्नोर कर रही हूँ कि CO नहीं बन रहा है, मैं कह रही हूँ कि कार्बन पार्टिकल पे आपका O2 रिएक्ट करके आपकी CO2 बना रहा है। समझ आ रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन पार्टिकल पे O2 रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, ठीक, दिस इज योर रिएक्शन। तो इसमें ये दो पार्ट में हुई, दो स्टेप्स में। स्टेप 1 मास ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर हुआ O2 का, इस पे मास ट्रांसफर हुआ O2 का। अभी देखो गैस होती है, अगर ये गैस है और ये गैस है तो ईजिली रिएक्ट हो जाती ना, रिएक्शन ईजिली हो जाती। अब क्या हो रहा है कि पहले O2 का इसके अंदर मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। जब तक कार्बन से O2 मिलेगा नहीं तब तक बर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये रिएक्शन दो स्टेप में होगी, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या होगा कि पहले O2 आया, इसका मास ट्रांसफ़र हुआ O2 का ऑन द सरफेस ऑफ कार्बन, और दूसरा क्या हुआ, रिएक्शन एट सरफेस ऑफ कार्बन। पहला मास ट्रांसफर ऑफ O2, ठीक है, फिर रिएक्शन ऑफ O2 ऑन C कार्बन, ठीक है। अभी तक होमोजीनियस में क्या हो रहा था, एक ही स्टेप हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, हेट्रोजीनियस में जब कोई भी रिएक्शन होगी डिफरेंट फेसेस की वजह से, वो मोर देन वन स्टेप में, मोर देन वन मतलब 2 और 2 से ज़्यादा स्टेप में वो कंप्लीट होगी। तो अब
इसका जब हम इसे बस आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आप इसके डीप में नहीं जाएंगे। डेप्थ में तो इसके ये है कि पहले इस स्टेप की रिएक्शन लिखो, फिर इस स्टेप की रिएक्शन लिखो, फिर बाद में पूरा कंबाइन करके उसका डेरिवेशन करते हैं। वो पीएचडी का थोड़ा सा आ जाता है, वो बहुत डिटेल्ड है। ठीक है, आपको थोड़ा कम पढ़ना है। एमटेक और पीएचडी में पढ़ाया जाता है वो थोड़ा ज़्यादा, उनका बीटेक वालों का भी थोड़ा कम ही रहता है, आपका थोड़ा और कम है। ठीक है, तो आप ये पढ़ोगे कि हेट्रोजीनियस है क्या, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, समझ रहे हो? मतलब अगर फेसेस चेंज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्शन स्टेप्स की वजह से हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर होमोजीनियस रिएक्शन थी तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जा रही थी। अब हेट्रोजीनियस रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि रिएक्शन स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हुआ? देखो, अभी हम स्टेप्स नहीं पढ़ रहे थे होमोजीनियस में क्या था? होमोजीनियस ये था कि रिएक्शन एक ही फेज में होगी, अकर इन ओनली वन फेज, आइदर लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। मतलब या तो लिक्विड होगा, या गैस होगी, या सॉलिड होगी। इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन अकर्स इन मोर देन वन फेज। मतलब गैस के साथ लिक्विड, या लिक्विड के साथ गैस, या गैस के साथ सॉलिड, दो फेज में। अब ये क्या है, देखो, बर्निंग ऑफ कार्बन पार्टिकल इन एयर। एयर इज योर गैस, कार्बन इज योर सॉलिड। कार्बन पार्टिकल सॉलिड होता है, दिस इज योर सॉलिड, दिस इज योर गैस। टू फेसेस अकर इन दिस रिएक्शन, that's why it is comes under heterogeneous reaction part। समझ आ रहा है? हेट्रोजीनियस रिएक्शन अब आई समझ में? तो अब इस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम 2 स्टेप या मोर देन 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। दिस इज योर सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ 2 स्टेप हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिसमें 6 स्टेप, 7 स्टेप, इतने भी आएंगे। मतलब उस रिएक्शन तक होने के लिए उसे 7 स्टेप से निकलना है। जैसे आपको डिप्लोमा पार करने के लिए आपको 3 क्लासेस करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, आपके ये स्टेप्स हैं, या और स्टेप्स में पार्ट करें तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 स्टेप हो गए आपके डिप्लोमा क्लियर करने के लिए। सपोज होमोजीनियस रिएक्शन में 1 स्टेप में ही हो जाए, 1 सेमेस्टर में ही तुम्हारा डिप्लोमा हो गया, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस। ठीक है, समझ आ रहा है क्या है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस? इसमें रिएक्शंस इजी होती हैं, इसमें रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसमें रिएक्शन एक ही फेज में होती हैं, इसमें रिएक्शन मोर देन 1 फेज में होती है। इसमें क्या है आपके स्टेप्स में मास ट्रांसफर से मतलब नहीं है, हमारा जो मेन मोटिव है वो रिएक्शन होना है। ठीक है, तो रिएक्शन ये 2 स्टेप्स की मतलब 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो पा रही है। होमोजीनियस में सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इतना है समझ में? किसी को अभी भी डाउट पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं 10 बार बता दूंगी, पर पूछ लो, पूछना है। होमोजीनियस एक स्टेप में हो जाती है, ओनली 1 स्टेप, 1 फेज 1 स्टेप। तुम ये सोचो ना, देखो अगर गैस है, गैस तो वैसे ही मूव करती रहती है, हो जाएगी। लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, हो जाएगी इसलिए रिएक्शन। सॉलिड है, कॉम्पैक्ट कर दो, हो जाएगी एक ही बार में। बट इसमें क्या हो रहा है, गैस को पहले पेनिट्रेट करना पड़ेगा। पेनिट्रेट मतलब उस कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर जाना होगा, तब वो रिएक्शन होगी, या इसके सरफेस पे रिएक्ट करना होगा। एक गैस फेस है, एक है लिक्विड है या सॉलिड है या कुछ भी है, ठीक है, अदर देन गैस।
अगर गैस है, मेरा O2 गैस है, तो हेट्रोजीनियस के लिए या तो इसे सॉलिड होना चाहिए या इसे लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो वो उसके सरफेस पे आएगी तभी ना रिएक्शन होगी। समझ आ रहा है? आ गया? अभी भी कोई डाउट? दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये आपका कार्बन है, ठीक है। यहाँ से O2 गई, यहाँ से O2 गया, यहाँ से इसका मास ट्रांसफ़र हुआ एट द सरफेस ऑफ कार्बन। मास ट्रांसफ़र ऑफ O2 एट द सरफेस ऑफ कार्बन एंड रिएक्शन ऑफ O2 ऑन कार्बन। तो 2 स्टेप्स में हो गई, ठीक है। पहला मास ट्रांसफ़र देन रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं अच्छा सा। एक करते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन। एरोबिक फर्मेंटेशन लिखो, एरोबिक फर्मेंटेशन। एरोबिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पता है क्या होता है? सिरका बनता है, जिससे दही से वो बनता है। डोसा खाया? डोसा का जो बैटर बनता है कैसे बनता है? एक आध दिन उसे फर्मेंट करते हैं, हाँ, वो एकदम ऐसे झाग झाग से आ जाते हैं। इतना लेवल होता है तो उसका इतना बढ़ जाता है, तो वो फर्मेंटेशन है, ठीक है। बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं थोड़ा सा, जैसे डोसा बनाते हैं, डोसे में भी हम जब चावल और जो दाल होती है उसको मिक्स करते हैं, उसको पीसते हैं, फिर एक दिन के लिए रख देते हैं बंद करके, ताकि वो फर्मेंट हो जाता है। अगर नहीं हो पाता तो उसमें इनो डालते हैं, अगर नहीं हो पाता तो हाँ, इनो तुरंत डाल के उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है ये? और एरोबिक क्या है? व्हाट इज एरोबिक? सुना है एरोबिक, एनारोबिक? एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एनारोबिक, ANA रोबिक, एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक एयर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो आपको क्या बताना है? टेल हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व व्हेन एयर बबल थ्रू अ टैंक। एक टैंक है आपके पास, ठीक है, एक टैंक है, उसमें लिक्विड है। देखो पहले पढ़ लो। टेल हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व व्हेन एयर बबल्स थ्रू द टैंक ऑफ लिक्विड विच डिस्पर्स माइक्रोब्स एंड इट इज टेकन बाय द माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट मटेरियल। मतलब क्या है, आपके पास एयर बबल है, क्या है? एयर बबल, ठीक है। ये हो गया आपका एयर बबल। एयर बबल के अंदर क्या होता है? एयर। और ये क्या होता है? ये किसकी होती है? किसकी होती है? लिक्विड की होती है, लिक्विड की होती है ना, सॉलिड की नहीं हो सकती ना, गैस की हो सकती है, ठीक है। ये किसकी है? लिक्विड की। तो ये एग्जांपल है एरोबिक फर्मेंटेशन में। इसमें क्या है, आपको एक आपके पास एयर बबल है, ठीक है, और एक आपके पास टैंक है पानी का। सपोज ये पूरा पानी का टैंक है, ठीक है, पूरा पानी का टैंक है, और उसमें आपका क्या है? एक डिस्पर्स्ड माइक्रोब है। डिस्पर्स माइक्रोब मतलब एक माइक्रोब है छोटा सा, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होगी?
ये माइक्रोब है, ठीक है, और ये आपका लिक्विड फेस हो गया। थोड़ा सा होगा इसमें लिक्विड फेस, सपोज मैं इतना मान लेती हूँ, मैं बड़ा दिखा रही हूँ, होता तो बहुत पतला सा है पर दिखाने के लिए, दिस इज योर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूरा पानी, अच्छे से पानी होगा, यहाँ वाटर, और ये माइक्रोब है। माइक्रोब की भी वॉल है, ये भी लिक्विड है। हाँ जी, हाँ 1 बजे तक सेकेंड ईयर में कोई दूसरा रूम है तो मैं अभी थोड़ी देर में फिनिश करती हूँ, 10 मिनट। ये भी क्या है आपकी लिक्विड की लेयर, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन, इस एयर बबल की रिएक्शन इस माइक्रोब से होनी है। मतलब सपोज करो एक बाल्टी है, बाल्टी में माइक्रोब पड़े हैं। माइक्रोब क्या होते हैं? आइस के टुकड़े, आइस के टुकड़े, वो तो आइस क्यूब होते हैं। पढ़ क्या होगे, छोटी छोटी चीज़ें, बैक्टीरिया, माइक्रोब, यीस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें, फंगस, एल्गी, ठीक है। तो क्या है, माइक्रोब है, ठीक है, छोटा सा दाना सा समझ लो अभी। उसके अंदर क्या है, 1 मिनट, उसके अंदर क्या है, एयर है, ठीक है। और ये आपका एयर बबल है। एयर बबल, आपको कई सारे एयर बबल तो ऐसे पानी में दिखते भी नहीं है, पर कई बार आ भी जाते हैं, है ना, तो वो दिखाई नहीं देते। तो क्या है, अब उस एयर बबल की रिएक्शन इससे होनी है। तो कैसे होगा, पहले ये एयर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, और फिर जाके रिएक्शन होगी। कितने स्टेप हुए? 1 2 3 4 5 6 और फाइनली 7 में रिएक्शन। तो क्या हुआ, देखो मोर देन 1 स्टेप। पहला हमने जो कार्बन वाला पढ़ा, ऑक्सीजन की कार्बन पे रिएक्शन, ठीक है, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, 2 स्टेप में हो गया। ये क्या है, एरोबिक फर्मेंटेशन, एरोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है। माइक्रोब्स छोटे छोटे कीटाणु से होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे आपके कीटाणु हैं। जैसे आपने चावल और वो किया, तो जब वो सड़ेगा तो कुछ बैक्टीरिया या ये माइक्रोब्स आएंगे, उसी की वजह से क्या हो रहा है, वो फर्मेंटेशन प्रक्रिया हो रही है। उसे और सड़ा दोगे, देखो डोसा जो होता है ना, कुछ चीज़ें थोड़ी सी सड़ा के खाना अच्छा भी होता है ना, तो स्वाद आता है। डोसा बिना फर्मेंट के नहीं बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। दही है, दही में खुद बैक्टीरिया है, वो भी क्या करता है कि अगर ज़्यादा देर के लिए आप देखो, ये ओवरनाइट के लिए रख दो, रात में जमाया, सुबह खा लिया, रात तक खा लिया, ठीक है। फ्रिज में क्या होता है, उसके अगर फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी बैक्टीरिया जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इसलिए वो कम सड़ता है। अगर उसे बाहर रख दोगे तो वो और ज़्यादा सड़ जाएगा, फिर नहीं खाया जाएगा, समझ रहे हो। तो माइक्रोब क्या है कि आपके पास एक टैंक है, एक समझो एक टैंक है, उसमें माइक्रोब है, और वो एयर बबल, एयर बबल है। एयर बबल की उस माइक्रोब से रिएक्शन होनी है। तो कैसे होगी, एयर बबल में अंदर एयर है, बाहर लिक्विड की उसकी खुद की लेयर है। ये लिक्विड अलग है बट उसकी खुद की लेयर है, जिसकी वजह से वो बबल बना हुआ है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो बबल फट जाएगा, ठीक है। उसका अलग टाइप का, वो देखा कभी वो झाग में जब बलून आता है तो वो कलरफुल सा हो जाता है, तो वो लिक्विड होता है, पर वो अलग टाइप का लिक्विड होता है। वो अगर पानी में भी है तो पानी से अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, एयर से यहाँ तक, यहाँ के यहाँ, फिर इस जो बबल की आउटर मोस्ट सरफेस है उसको बल्क से बल्क में ही ट्रांसफ़र, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र,
होगा जैसे पहले मास ट्रांसफ़र हुआ था O2 का उस सरफेस तक, तो ऐसी मास ट्रांसफ़र ऑफ जो ये है, ये एयर का इससे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक एयर से रिएक्शन हो रही है उसकी, माइक्रोब की। माइक्रोब सॉलिड होगा, कैसा भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आया, दिस इज मास ट्रांसफ़र ऑफ एयर पार्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ सरफेस पे जाएगा, सरफेस से अंदर वाले सरफेस पे जाएगा, क्योंकि माइक्रोब की भी एक लेयर है, ठीक है। फिर जाके रिएक्शन होगी। तो फाइनली 7 स्टेप्स लगे रिएक्शन होने में, ठीक है। तो ये क्या होगी, हेट्रोजीनियस। अब इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन होगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन ही हेट्रोजीनियस रिएक्शन में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वही क्या है, एक तो कॉन्टैक्टिंग पैटर्न, मतलब कॉन्टैक्ट कैसे हो रहे हैं, और वो एक रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। समझ आया हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन में ही अच्छे से पढ़ेंगे। वेलकम।